नहीं चाहिए, शाम को नहीं चाहिए, मैं चार्ज करके लाएगा। प्लीज सेटल डाउन फास्ट। लेफ्ट साइड, जल्दी जल्दी सेटल डाउन। अतुल, गो लाइव नहीं किया तूने? किया गया? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। Online students, am I audible and visible to you? Please confirm. Face-to-face students, kindly settle down fast. Already 6:20 हो गया है भाई। Great. Online students, one request. Today, since morning, we're facing some problem with the network. Hopefully, by Monday morning it will get resolved. अगर during the lecture lag आता है, थोड़ा सा आज bear कीजिएगा. Hopefully by Monday we should be able to solve this. वैसे network service provider ने बोला है अभी problem नहीं आना चाहिए. So we are assuming that. Audit का last lag वाला part show नहीं हो रहा है. I will ensure to get it uploaded. Don't worry. चलो, can we get started now? Okay, good evening everyone. I said good evening all of you. क्या लाइफ हो गया है? गुड मॉर्निंग में मैं ही बोलता है, आफ्टरनून में मैं ही बोलता है, इवनिंग में मैं ही बोलता है। मतलब ऐसा ही चाहिए था। मतलब क्या कर सकते हैं, मस्त टाइम स्लॉट्स मिले हैं। चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन। कल हमने एकदम बेसिक, दैट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड मैनेजमेंट क्या है वो डिस्कस किया था। एंड आई गेव यू वन ओवरव्यू कि सर नॉर्मली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है। आज हम स्ट्रैटेजी वर्ड को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड होपफुली इफ टाइम परमिट्स वी विल गो टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एज पर योर ICI मॉड्यूल। I don't want to see anyone talking now. Great. चलो, let's start with meaning of the word strategy. देखो बच्चों, strategy in very simple words means as a business आपका जो भी गोल या ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए when you make a plan, that plan is called as strategy. क्योंकि सिंपल शब्दों में स्ट्रैटेजी का मतलब यही था कि आप कोई एक ऐसा गेम प्लान बनाएंगे या एक तरीके से एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस देयर इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ एंटायर बिल्डिंग और द न्यू कंस्ट्रक्शन जो आप शुरू करने वाले हैं। आपने सुना होगा ना, आजकल जो बड़े बिल्डर्स है वो मिनिएचर भी बना के रखते हैं। लाइक इफ इट्स अ बिग टाउनशिप तो आपको एक पूरा मिनिएचर बना के दिखाएंगे कि ओवरऑल टाउनशिप किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, फेजेस के अंदर कैसे ये डेवलपमेंट कंप्लीट होने वाला है। तो उस तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो स्ट्रेटेजी एक आपका गेम प्लान है या एक आपका ब्लूप्रिंट है कि भाई आप कैसे अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने वाले हो एज अ बिजनेस। इन सिंपल वर्ड्स दैट इज स्ट्रेटेजी, द प्लान which you make to achieve your objectives. कल मैंने आपको एक वर्ड बताया था that is called as competitive advantage. अब बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ आपके सिलेबस में आएंगे भी। फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस एक्सपेंशन करना चाहता है, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। कोई बिजनेस एक्सपेंशन को रोक करके स्टेबलाइज करके
प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना चाहता है, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बदलते रहते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट सेम। सो कैन वी से इन सिंपल टर्म्स, आपके बिजनेस के जो भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, व्हेन यू मेक अ प्लान टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजी। अब इन्होंने यही स्ट्रैटेजी को मल्टीपल अलग अलग डेफिनेशंस के थ्रू डिस्कस किया है, आपको समझाने का ट्राई किया है। उनमें से दो बहुत अच्छे डेफिनेशंस हैं जिनको हम आज पहले डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रैटेजी थ्रू दोस डेफिनेशंस। तो आइए, इन योर मॉड्यूल्स, इट इज ऑन पेज नंबर, तुम्हारे पास नहीं है, सामने देखिए, 1.2, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। मेरा तो आदत है ऐसा बोलने का, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, रीड द डेफिनेशन अलोंग विथ मी। सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे अपन। इट इज अ गेम प्लान दैट मैनेजमेंट यूजेस टू इंप्रूव। अब देखो, गेम प्लान ही एक्चुअल मीनिंग है, इसके आगे का जो पूरा सेंटेंस है ना, वो बिजनेस के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। कोई बिजनेस बोल सकता है कि मुझे मेरा मार्केट पोजीशन इंप्रूव करना है, लेट्स से माय करंट मार्केट शेयर इज अराउंड 8 to 10%, मुझे मेरा मार्केट शेयर के अंदर गेन चाहिए, उसके लिए जो आपका स्ट्रेटेजी रहेगा, जो आपका प्लान रहेगा, वो भी स्ट्रेटेजी कहलाएगा। मतलब आपके बिजनेस के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, व्हेन यू मेक अ प्लान टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स, दैट प्लान इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजी। उसमें एक एग्जांपल है, मुझे मेरा मार्केट पोजीशन इंप्रूव करना है, या कोई बोलेगा सर मुझे मेरे बिजनेस ऑपरेशंस को और इफेक्टिवली कंडक्ट करना है, मतलब लेट्स से क्वालिटी और बेटर होना चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट कम होते जाना चाहिए, ताकि मार्जिन्स बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे? मार्जिन्स इंप्रूव हो जाएंगे। मतलब हर बिजनेस के अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, वैसे ही कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लिस्ट करके दिया है। हम चाहेंगे नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, उनका सेटिस्फैक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स का लिस्ट बना के दिया है। व्हेन यू मेक अ प्लान टू अचीव एनी ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजी। नोटबुक में जाइए कि वह नेक्स्ट हेडिंग, concept of strategy, under that point number 1. Concept of strategy under that point number 1. Strategy is a game plan. Strategy is a game plan that management may use. Strategy is a game plan that management may use to achieve. Strategy is a game plan that management may use to achieve any of the following objectives. That management may use to achieve any of the following objectives. मतलब ये आपका एक गेम प्लान है जिसको आप यूज कर रहे हैं टू अचीव योर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। उन ऑब्जेक्टिव्स का एक कुछ एग्जाम्पल के फॉर्म में लिस्ट बनाते हैं। बुलेट पॉइंट नंबर 1, to improve your market position, to improve your market position, bullet point number 2, to conduct operations more effectively, to conduct operations more effectively, to conduct operations more effectively. Number 3, to compete successfully, to compete successfully, that is to achieve competitive advantage. To compete successfully, that is to achieve competitive advantage, etc. मतलब एकदम सिंपल शब्दों में, व्हेन यू मेक अ प्लान टू अचीव योर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, दैट प्लान इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजी। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स के एग्जांपल्स हैं। अब ऑब्वियसली बिजनेस टू बिजनेस आपके ऑब्जेक्टिव चेंज होते रहते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल देखिए, हैव यू हर्ड ऑफ कंपनी याहू? एंड यू नो हाउ अनफॉर्चुनेट याहू हैज बीन? You know the instances, right? Like Google came to Yahoo, buy us out for $1 million. They said no. $1 million is very high. 1990s. Google form करने के 2-3 साल के बाद में, after 4 years, Yahoo went to buy Google. Do you get my point? For $3 billion from 1 million. Google asked for 5 billion. They said no. After that, obviously, history. वापस कभी opportunity मिला ही नहीं. Then Microsoft went to buy Yahoo for $45 billion. Yahoo said no.
Our value is very high. Eventually, it was sold for 4.5 billion. Are you understanding that? And Yahoo was one of those companies जो इंटरनेट का जो जमाना था, it was one of the first organizations जिन्होंने Google सर्च जैसा Yahoo सर्च आपका वीडियो ऑडियो ये कंटेंट शुरुआत किया था. At a peak, its valuation was more than probably 150 to 180 billion dollar. But eventually खत्म हो गया पूरा का पूरा. So can you say that every organization will have the same objective in overall पूरा time lifespan? नहीं. It will keep on changing. Another example, read about Vodafone. Now, when we think about Vodafone, we laugh, right? That's not the case. You know the Vodafone group. It's not an Indian business. I hope you know that, right? It's a UK-based business. It's a profitable business. Do you know that? Their annual revenue is somewhere around 40 to 50 billion dollar. Annual revenue. 40 to 50 billion dollar. And it's a profitable business. They are present in a lot of countries. India doesn't even come in their proper segment list. They were eyeing India, but then they realized it is not possible. Originally, तुमको मालूम है क्या? Vodafone came to buy Airtel. Originally, they acquired a stake in Bharti Airtel. फिर उनको major stake नहीं मिला, तो उनको लगा सस्ता business क्या मिल रहा है? उस जमाने में हच करके एक business था. तुम शायद पैदा भी नहीं हुआ रहेगा, ऐसा लग रहा है मेरे को. या हुआ रहेगा 2-4 साल का रहेगा. हच SR ऐसा कुछ नाम था. फिर उसको उन्होंने majority stake buy किया and it converted into Vodafone eventually. And then Vodafone had to merge with Idea. Why? Why Vodafone merged with Idea? It was not possible to survive alone. Now if you think about it, Jio, annual revenue, 1 lakh crore, current levels पे. Approximately, you can say 10 to 12 billion dollar from one country. Vodafone, 45 from more than 20 countries. Just imagine what Jio can do if they become Vodafone after 5 years. I don't know whether you're understanding. And Jio works at a margin of 45%. EBITDA margin is in 40% के range के अंदर. That is very high for that business. So if you think about it, that business was zero few years back. It didn't exist. From petrochemical business, मैं इतना insane तरीके से diversify करता हूँ, and we really don't know the true potential. हम सिर्फ एक country का potential देख रहे हैं. And that is why Jio has a stake of your Nasdaq वाला companies. You get Facebook as an investor in Jio. I hope you understand that. You get Google as an investor, so that when you want to enter in those countries, you can enter whenever you want to. I hope you're understanding this. So अभी अगर आप business का goals का बात करेंगे, यार वो ऐसा नहीं बोल सकते हमेशा same रहने वाला है. I'm sure Mr. Mukesh Ambani would have never dreamt of creating Jio in 2010. But today, obviously, the organization is working in a different direction altogether. So I'm just trying to say it's always very subjective. हमारे लिए तो obviously definition है कि भाई हमारा game plan है, हमारा जो भी objective रहेगा उसको achieve करने के लिए जो plan है वो क्या कहलाएगा? Strategy कहलाएगा. एक simple सा definition. I hope you understand this. ऐसे ही strategy का एक और definition है. Let's read definition number 2. क्या बोलता है? आइए. It's a long range blueprint of organization's desired image. मतलब सर ये बोलता है स्ट्रैटेजी ना शॉर्ट टर्म नहीं होता है, और मैं इनसे अग्री भी करता हूं. बिकॉज जनरली जो हम सारे स्ट्रैटेजी के ऑप्शंस पढ़ेंगे ना, दे आर नॉट समथिंग दैट यू कैन चेंज अ स्ट्रैटेजी इन एवरी 2 months, इन एवरी 4 months, इन एवरी 6 months. जनरली दे आर लॉन्ग टर्म इन नेचर. मतलब स्ट्रैटेजी विल बी फॉर मोर देन अ ईयर, 2-year प्लान, 3-year प्लान, 5-year प्लान. बिकॉज आप विजन जब बनाएंगे, आपका विजन 1 साल के लिए 2 साल के लिए नहीं होता है. इट्स जनरली अ 5-year और अ 10-year विजन आइडियली. तो ये बोलता है जब आप एक लॉन्ग टर्म के लिए ब्लूप्रिंट बनाते हो कि जब मैं ये बिजनेस शुरू कर रहा हूं, इस बिजनेस को मैं कैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूं, इस बिजनेस के बारे में लोग क्या सोचें, उसका पिक्चर कैसा पेंट करना चाहता हूं. मतलब when I talk about it, what I want to be, what I want to achieve, अपना जो विजन है उसको डिफाइन करता हूं एंड बोलता हूं उस विजन को कैसे अचीव किया जाएगा आइडियली. वो डेफिनेशन भी क्या कहलाएगा? स्ट्रेटेजी कहलाएगा. मतलब इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान जो बोलेगा एज अ बिजनेस आप क्या बनना चाहते हैं, एज अ बिजनेस आप मार्केट में कैसा रेपुटेशन क्रिएट करना चाहते हैं, आप मार्केट में कैसे प्रोडक्ट्स बना के ऑफर करना चाहते हैं. जब मैं इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाता हूं, ब्लूप्रिंट इज नथिंग बट अ स्केच.
इट्स अ स्केच, नथिंग बट अ प्लान। जब मैं एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाता हूं डिफाइन करने के लिए कि एज अ बिजनेस व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई वांट कि लोग मेरे बारे में सोचने चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अ कंपनी कॉल्ड एज लुई विटॉन, एलवी? हैव यू हर्ड ऑफ द ब्रांड? हैव यू हर्ड ऑफ द बिजनेस ग्रुप LVMH? You know that? LVMH? What is the main business? Louis Vuitton is the main business. I'm asking you. Have you heard of LV, right? Louis Vuitton नाम तो सुना रहेगा, बराबर है कि नहीं? People like to show off, obviously. You know what I mean, right? So, when you say LVMH, what is the main business? Fashion is business or industry? तो main products क्या है? Main धंधा क्या है? Bags बनाता है? या alcohol बनाता है? Alcohol भी बनाता है. I'm telling you. LV is Louis Vuitton. MH is it's a separate entity, which makes wine, cognac, and lot of other alcohol का components. But LVMH का main business product बनाने से ज़्यादा नया business खरीदना है. If you read the history, the biggest joke is they acquired a company called as Christian Dior. Have you heard this name? One of the most fancy designer in the world for years. बराबर है कि नहीं है? जब उसे कोई नहीं खरीदा था उसको खरीदा. And they say to buy that he borrowed only $15 million from his family in 1980s. अब उसके लिए 15 मिलियन होना चाहिए था. I hope you understand that. But they say, and 15 मिलियन में परचेज नहीं किया था. उस जमाने में क्रिस्टियन डियोर बहुत बड़ा बिजनेस था. क्रिस्टियन डियोर, मैं मजाक नहीं कर रहा है, फ्रांस के अंदर अगर आप फ्रांस का ओवरऑल एक्सपोर्ट्स निकालेगा, उसका मोर देन 5% कंट्रीब्यूशन एक डिजाइनर का था. Because US was crazy about designers, and all designers were sitting in France, and then they realized whatever we design, US has a lot of money, so we should charge them money. You're understanding my point? So basically they made products only for US and UK. That was the main objective, and whatever worked in France will get sold in US very easily, because simple है, आपका UK का या यूरोप का जो रॉयल फैमिलीज है वो क्या पहनता है, वो जो पहनता है वो मैं यूएस में बहुत आसानी से हायर पैसे बेच सकता है. So if you read about the strategy of LVMH, it was only one thing. जो डिजाइनर फेमस है उसका धंधा जैसा चल रहा है, चाहे बुरा है अच्छा है, उसे खरीद लेने का. एंड किसी भी तरीके से मेजोरिटी स्टेक हमेशा अपने पास होना चाहिए. दैट वाज अ सिंपल स्ट्रेटजी. दे नेवर मेड एनी प्रोडक्ट टेक्निकली, दे जस्ट केप्ट ऑन एक्वायरिंग बिजनेसेस. आज दुनिया का मोर देन 70 to 75 इंपॉर्टेंट ब्रांड्स आर ओन्ड बाय LVMH, इंक्लूडिंग Hermes, including Tiffany. I don't know whether you know the names. Should read. It's rather he keeps fighting with Elon Musk for becoming the richest man in the world. LVMH founder, the chairman, is the richest man in the world. There's a competition with Elon, obviously, because of Tesla. Otherwise, I think his name is Bernard Arnold, French guy. मतलब बढ़िया. Rather, ये एक अपने आप के अंदर एक you can say mystery है. How he became so rich? Because the starting is always he had $50 million to buy Christian Dior. $15 million at that time. It's not a small number. I hope you understand. Anyways, हमारे लिए long range blueprint है. एक कंपनी अपना कैसा इमेज बनाना चाहता है. Just imagine, no, उन्होंने जब LVMH बनाया, the only thought, I'm not kidding, the only thought was luxury brands को साथ में लेके आना है. चाहे वो अल्कोहल बेचता है, बैग्स बेचता है, कपड़े रखने वाला बैग्स बेचता है या कुछ भी बेचता है. All luxury brands should be coming together. Are you understanding that? And in that era, when people used to think that the world is stupid, कि एक्चुअली में कौन इतने ब्रांड्स को इकट्ठा करेगा, यू बिकम वन इंपॉर्टेंट ब्रांड, आप अपना खुद का वैल्यू क्रिएट करो. एंड ही बिलीव माई वैल्यू इज डिपेंडेंट अपॉन डिजाइनर्स, एंड आई एम नॉट अ डिजाइनर, लेट मी बाय एवरी डिजाइनर. यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सेम थिंग व्हाट रिलायंस इज डूइंग टुडे. सेम. If you read about it in last 5 years, why Reliance suddenly buys anything what they want to? कभी कभी लगता होगा ना, पागल हो गया क्या? Why are you buying, let's say, hotels in New York? Doesn't make sense. It makes sense. You are creating a long-term plan that ideally कैसे अलग-अलग industries को मुझे साथ में क्लब करना है ideally. कैसा मेरे पास उसके पास कंट्रोल आएगा. मतलब it's a very long thought. I'm sure people are not stupid at that level who are making a decision about $1 million on a daily basis. They are well informed. Remember that. हमको ऐसा लगता है पागल है, ऐसा नहीं होता है. चलो अभी के लिए नोटबुक में जाइए. राइट डाउन पॉइंट नंबर 2. Strategy is a long range blueprint. Strategy is a long range blueprint
of entities desired image, long range blueprint of entities desired image, long range blueprint of entities desired image, comma, direction and destination, desired image, comma, direction and destination, that is answer to following questions, that is, continue karo, answer to following questions, that is, answer to following questions. Number 1, what it wants to be. Answer to following questions. Number 1, what it wants to be. Number 2, what it wants to do. What it wants to be. Number 2, what it wants to do. And number 3, where it wants to go. Where it wants to go. Sounds like you are thinking about your future. In simple terms, एक ऑर्गेनाइजेशन को सोचना होगा दैट वो कैसा इमेज बिल्ड करना चाहते हैं दुनिया के अंदर, कैसे प्रोडक्ट्स को बना के बेचना चाहते हैं, कैसा रेपुटेशन लोगों के दिमाग में परसीव करना चाहते हैं. जब ऐसे क्वेश्चंस का आप आंसर सोचते हैं एंड व्हेन यू मेक अ प्लान विच इज अ लॉन्ग टर्म इन नेचर, दैट लॉन्ग टर्म प्लान और ब्लूप्रिंट कैन बी कॉल्ड एज स्ट्रेटेजी. बेसिकली कैसा इमेज बिल्ड करना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं, क्या अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं. मतलब दोनों डेफिनेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेम डायरेक्शन में लेके जाता है कि भाई वॉट एवर यू वांट्स टू अचीव, मेक अ प्लान, दैट प्लान इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजी. इज मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी क्लियर टू यू? सिंपल लगता है एकदम? पक्का इसमें कोई डाउट है? अब देखो थोड़ा सा ये स्ट्रेटेजी के ऊपर यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें लिख रहा है. ये बोलता है सिर्फ स्ट्रेटेजी अपने आप में सफिशिएंट नहीं है. देखिए पॉइंट नंबर 6, कुछ चीजों को बीच में स्किप करूंगा बिकॉज ये आगे आने वाले 2-3 टॉपिक से कनेक्टेड रहेगा. वेर एवर आई फील दे आर नाउ डिस्कस्ड आई विल रिविजिट देम ताकि आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे. अदरवाइज अननेसेसरीली याद करने वाला कंडीशन बनेगा, वो सेंसिबल नहीं है. सेम ऑडिट जैसे आगे 2-4 चीजें पढ़ेंगे. व्हेन इट गेट्स कनेक्टेड आई विल कम बैक हियर, डोंट वरी. अभी के लिए रीड पॉइंट नंबर 6. डू यू एग्री विद दिस? स्ट्रेटेजी is no substitute for sound, alert and responsible management. Basically, you come up with the best possible plan. But still, if the people who are going to be responsible for that plan, अगर वो लोग सही नहीं होंगे तो आपका स्ट्रैटेजी अपने आप में आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प नहीं करेगा. ये बोलते हैं स्ट्रैटेजी and management, that is people who is going to implement the strategy, they both are equally important. सिर्फ अच्छा स्ट्रेटेजी होना भी सफिशिएंट नहीं है एंड सिर्फ अच्छा मैनेजमेंट होना भी सफिशिएंट नहीं है. आपको दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है. इसीलिए बोलेंगे स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करना भी इंपॉर्टेंट है एंड स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना भी इंपॉर्टेंट है. बोथ थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट अगर एक बिजनेस अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहता है. दिस इज योर पॉइंट नंबर 6. आई जस्ट होप एग्जाम में ऐसा ना करें. स्ट्रेटेजी इज no substitute for sound, alert and responsible management. Comment. You're understanding my point? समझ में आ रहा है क्या? ये अपने आप में एक लॉजिकल सेंटेंस हम अग्री करते हैं पर एक क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए. और अगर क्वेश्चन बन जाए तो हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, जो स्ट्रेटेजी के बारे में आता सब लिखना पड़ेगा. क्योंकि आईसीआई का एक बहुत घटिया स्ट्रेटेजी होता है, पैराग्राफ के बीच में एक लाइन उठाया कमेंट, तो उस पैराग्राफ में ऊपर नीचे जो भी है वो आपका सजेस्टेड आंसर है. और क्या दे सकते सजेशन में? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. बट ऐसे क्वेश्चंस में नॉर्मली अगर एक इंसान अपने जजमेंट के हिसाब से भी अगर आंसर दिखता है, जनरली ऐसे क्वेश्चंस में कुछ मार्क्स फिर भी दिए जाते हैं जहां पर कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं होता, विच आर ओपन एंडेड क्वेश्चंस. ऐसे क्वेश्चंस रेयर होते हैं, डरिए मत. इसके अच्छा क्वेश्चन हो क्या पूछेगा बताता हूं. अभी के लिए एक नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 3. ओ माय गॉड, कहा मैं तुम्हें थोड़ा सा वोडाफोन बता रहा है, याहू बता रहा, और तुम किधर है? राइट डाउन पॉइंट नंबर व्हाटएवर इज नेक्स्ट. स्ट्रैटेजी इज, मैं ये 3 बोलना ही बंद कर देगा. स्ट्रैटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर, स्ट्रैटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर, strategy is no substitute for sound, alert
and responsible management. Sound alert and responsible management. Full stop. Therefore, both strategy formulation and implementation, are equally important. Both strategy formulation and implementation are equally important to achieve entities' desired objectives. Important to achieve entities' desired objectives. ये सेंटेंस आगे जाकर के प्रॉब्ली चैप्टर 5 में आपको समझ में आएगा, बट ये सेंटेंस आज लिख लिया तो जब 5 भी पढ़ेंगे एंड व्हेन यू आर रिवाइजिंग ऑन योर ओन दिस विल मेक सेंस टू यू. ये सेंटेंस आपको आंसर लिखने में भी हेल्प करेगा अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने के लिए बोल देता है. देखो एक लॉजिक समझिए मेरा बात. डिस्कशन करने के लिए सब्जेक्ट जेन्युइनली बढ़िया आपको धीरे धीरे और समझ में आएगा. वंस वी हिट चैप्टर 4, 3, मतलब जेन्युइनली चैप्टर 2 में इतना मजा नहीं आएगा बिकॉज वो बीसी के है. इट्स अ रिपीटेशन योर पेस्टल एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, थोड़ा बोरिंग हो जाएगा. इसीलिए जानबूझ के उस चैप्टर को मैं बाद में कवर करने का ट्राई करेगा. बट अदर चैप्टर्स आर वर्थ डिस्कसिंग, दे आर नाइस चैप्टर्स. द ओनली प्रॉब्लम इज वो आपका जो स्ट्रेस है ना बार बार कि अगर क्वेश्चन है तो मुझे क्या लिखना है. तो एट द सेम टाइम आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू कि हम उतने रेलेवेंट पॉइंट्स लिखते रहेंगे कि अगर मैं 2-3 बार जो लिखा है उसको रिवाइज कर लूं, आई शुड हैव मोर देन सफिशिएंट कंटेंट इन माय हेड दैट मैं उनके क्वेश्चन को एड्रेस कर पाएगा आइडियली. देखो मेजॉरिटी क्वेश्चन स्पेसिफिक होते हैं, आगे बताऊंगा आपको. आज एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा. उन स्पेसिफिक क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर होता है, बट कुछ जनरल क्वेश्चन होते हैं लाइक दिस सेंटेंस. अब उसका आंसर आपको बनाना ही पड़ेगा. तो उसका आंसर बनाने के लिए भी मेरे को एटलीस्ट सफिशिएंट पॉइंट्स अगर पता रहेंगे तो मैं आंसर को अच्छे से फॉर्मुलेट कर पाएगा ताकि आईसीआई के हिसाब से मैं डिसेंट मार्क्स स्कोर कर लूं. इज दिस क्लियर टू यू? क्या आपको अभी तक मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी समझ में आया? आगे 1-2 सेंटेंस और है इससे के अराउंड, बढ़िया चीज है. लिखिए पॉइंट नंबर 7 पढ़िए पहले एक बार. स्ट्रेटजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल. मतलब कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरा स्ट्रेटजी तो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी है. ये वो बोलने का ट्राई कर रहा है. ऑब्वियसली हर स्ट्रेटजी जब आप सोचते हैं आपको बेस्ट ही लगता है. जब आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो बाद में समझ में आएगा क्या उससे कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है क्या. इसीलिए कुछ याद है क्या? वेयर आर वी, where we want to be, and then we decide how can we reach there. फिर सही ऑल्टरनेटिव को ढूंढने का ट्राई करते हैं एंड वी अप्लाई दैट ऑल्टरनेटिव. बट वो ऑल्टरनेटिव ही बेस्ट ऑल्टरनेटिव है ये तो ऑब्वियसली समय ही बताएगा. सो वंस यू अप्लाई दैट स्ट्रेटजी, उसका आउटकम क्या आता है, आप ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाते हो कि नहीं अचीव कर पाते हो, उसके बाद ही ये बोल सकते हो कि एक्चुअली में ये स्ट्रेटजी बेस्ट था या नहीं था. एंड नॉर्मली ऐसा बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. मतलब इवन इफ आई अप्लाई द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी, मेरे को प्रिपेयर्ड होकर जाना पड़ेगा दैट थिंग्स मे नॉट वर्क आउट. एंड इफ दे डोंट वर्क आउट, आइडियली मैंने कैसे करेक्टिव एक्शन लेना है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल में रखा जाए एंड मे बी एक रिवाइज्ड स्ट्रेटजी को अप्लाई किया जाए जिससे शायद थोड़ा चांसेस बना रहे कि मैं मेरे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाऊं आइडियली. इसीलिए आगे बताएंगे स्ट्रेटजी शुड बी प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव. उन दोनों वर्ड्स का रेलेवेंस क्या है आपको समझाया जाएगा. मतलब सर एक स्ट्रेटजी कभी भी परफेक्ट या फ्लॉलेस नहीं हो सकता है. आप ये नहीं बोल सकते हो यही स्ट्रेटजी बेस्ट है. हर तरीके से एफिशिएंसी अचीव करने के लिए हमेशा कोई ना कोई बेटर ऑप्शन एग्जिस्ट करेगा. एक सिंपल सा एग्जांपल बोलता हूं. आई थिंक प्रोबेबली व्हेन आई वाज इन क्लास 8th, ऑन दैट टाइम टेलीकॉम इंडस्ट्री, रिलायंस का एक सेलिंग पॉइंट था. तब इट वाज अंडर मिस्टर अनिल अंबानी एंड द सेलिंग पॉइंट वाज मिस्टर धीरूभाई अंबानी. एंड यू नो दैट लाइन वाज कर लो दुनिया मुट्ठी में. आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ दिस, दैट बेसिकली रिलायंस वाज क्रूजिंग अक्रॉस इंडिया एंड टेलीकॉम के अंदर मिस्टर अनिल अंबानी को डिवाइड करके बिजनेस मिला था उस टाइम पे. उस जमाने में उन्होंने पहली बार बोला पूरे इंडिया में किधर भी कॉल करो 1 मिनट का 1 रुपए लगेगा. टुडे इफ यू थिंक अबाउट इट साउंड्स लाइक अ जोक. कॉलिंग इज फ्री. अरे हाँ है ना. बट ऑन दैट टाइम डू यू नो देयर वाज अ टाइम जब आपको इनकमिंग का चार्जेस लगता था. आई डोंट नो वेदर यू नो दिस. रादर इट वाज सो बैड देयर वाज अ रोमिंग कॉन्सेप्ट. अभी तो बोलने के लिए विद इन इंडिया देयर इज नो रोमिंग एज सच. आई होप यू अंडरस्टैंड. मतलब मैं महाराष्ट्र से बाहर गया, लेट्स से राजस्थान के अंदर, दैट मींस आई एम रोमिंग इन इंडिया आउटसाइड माय स्टेट. अगर रोमिंग में मेरे को मैसेज है उसका भी चार्ज लगता था. जस्ट इमेजिन अगर ऐसा आज करे तो कितना स्पैम मैसेज आता है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस.
पोस्टपेड कनेक्शन में आदमी उड़ जाएगा भाई। आई होप तुमको समझ रहा है क्या मेरा बात। उस जमाने में रोमिंग में ट्रैवल करके मैसेज रिसीव करने का मतलब, अगर मैं दूसरे स्टेट में एंटर किया है, रिलायंस ने मैसेज भेजा दैट यू हैव एंटर्ड न्यू स्टेट, उसका भी चार्ज। अरे को थोड़ा जोक समझ में आ रहा है क्या? बट दैट इज हाउ द वर्ल्ड वाज। बट थिंक अबाउट इट, फ्रॉम देयर फ्यू इयर्स बैक मिस्टर मुकेश अंबानी सेड, आई एम सॉरी, कॉल के लिए तो चार्ज ही नहीं करना चाहिए था। कॉलिंग इज नथिंग बट यूज ऑफ डेटा, डेटा इज फ्री। डोंट यू थिंक द सेम फैमिली, what they were selling few years back, what you are selling today has changed significantly, and हमने politely accept भी कर लिया because ये best है। I hope you are understanding this. See, I'm not saying it is bad, but I'm just trying to say, आप किस जनरेशन को क्या बेचने का ट्राई कर रहे हैं वो सब्जेक्टिव है। उस जनरेशन को वो चीज सही लगेगा, just try to understand that। the same फैमिली के अंदर ही सेम इंडस्ट्री का बिजनेस कैसे इवॉल्व हो सकता है वो सोचिए आने वाले टाइम के अंदर। सो दे ट्राइंग टू से, जब भी आप स्ट्रेटेजी के बारे में सोचेंगे, आप हमेशा सोचेंगे ये मेरा बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजी होगा, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। वो शायद उस समय के लिए होगा, मे बी आपको ऐसा लग रहा होगा। यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। शायद कुछ चीज वर्क करेगी एंड कुछ चीज वर्क नहीं करेगी। ऑनेस्टली इफ यू गेट टाइम, रीड हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री थोड़ा सा इसके बारे में। उन्होंने इंडिया में स्मार्टफोन का नंबर बढ़ाने के लिए एक स्ट्रेटेजी लगाया था। दे गिव यू अ स्मार्टफोन कनेक्शन फॉर 500 रुपीज, यू गेट अ स्मार्टफोन। मतलब उस जमाने में स्मार्टफोन मतलब उसमें एक ही ऑप्शन था, आर वर्ल्ड चला सकते हो। तो उन्होंने LG एंड सैमसंग से कोलैबोरेशन करके डब्बे बनवाए थे। वो डब्बा सिर्फ और सिर्फ आपका रिलायंस का कनेक्शन ही एक्सेप्ट करेगा, एंड इट विल हैव एन ऑप्शन ऑफ आर वर्ल्ड। आर वर्ल्ड इज बेसिकली रिलायंस इंटरनेट, introduction of internet in India. You're understanding this? And they were giving you that connection for 500 rupees. Postpaid connections. After 5 months, लोगों का बिल आया 5,000, 10,000, 12,000 में बात कर रहा है when I was in class 8. Do you get my point? And lot of people did what I'll tell you. Postpaid connection था, लोगों ने फोन उठा करके, ये तुम्हारा बंद गार्डन का ब्रिज के नीचे पानी है, समझ लो मेरा बात। People used to come to the houses of lot of people to recover money, because original strategy was people are not buying, so let's force them to buy. And how do you force them to buy? Make an offer they can't refuse. You get a phone for 500 rupees. What else you can want? मतलब और क्या चाहिए उस जमाने के अंदर आइडियली, तुमको समझ में आ रहा है क्या? So बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी था बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, and it picked up also, but obviously then it was not managed properly and it eventually fell down ideally. खत्म हो गया था रिलायंस उस जमाने में, अनिल अंबानी के अंदर जो बिजनेस था। एनीवेज जाने दीजिए, ये आपको बताने का ट्राई करा, कोई भी स्ट्रेटेजी परफेक्ट फ्लॉलेस नहीं होता। नेक्स्ट सर, ये स्ट्रेटेजी का वेरी नेचर है दैट सर इट इज फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब प्रैक्टिकल, मतलब स्ट्रेटेजी रियलिस्टिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट साउंड लाइक कि ये इम्पॉसिबल है टू अचीव। आइडियली स्ट्रेटेजी शुड बी समथिंग कि भाई हम इसको अप्लाई करेंगे और हमें जो अचीव करना है उसे हम एक्चुअली में अचीव कर पाएंगे, तब जाके वो स्ट्रेटेजी आपके लिए क्या कहलाएगा? सेंसिबल स्ट्रेटेजी कहलाएगा। कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स उन्होंने ऐड कर दिए हैं, ये इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजी था। एक पॉइंट लिख के क्लोज कर देंगे, नोटबुक में आइए, राइट डाउन। आई थिंक वी हैव डन 3 points. This is point number 4. Write down point number 4. Strategy. तुम्हारे लिए सेम है, you can never be perfect. क्या हो यार, मतलब strategy can never be perfect, comma flawless. Strategy can never be perfect or flawless, comma. It is in the very nature of strategy. It is in the very nature of strategy that it should be. It is in the very nature of strategy that it should be flexible, that it should be flexible and pragmatic. Pragmatic is practical. Flexible and pragmatic. अगर गलती से स्ट्रेटेजी पे 4 मार्क के लिए कभी आंसर लिखने को आ जाए, इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। एक और पॉइंट है, बट वो अपने आप में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बन के आ सकता है, उसको आप जनरल क्वेश्चन में भी मर्ज कर पाओगे व्हाइल राइटिंग द आंसर। स्पेंड 2 मिनट्स, एक बार जो आपने लिखा उसे पढ़िए। देखो, जानबूझ के मैं आपको हेल्प कर रहा हूं कि एटलीस्ट मल्टीपल रिविजन जब आपको करना हो, आपको एटलीस्ट लगता है कि मैं एक चैप्टर पढ़ रहा हूं,
आई वॉन्ट 15-20 मिनट्स इन्वेस्ट करना चाहता हूं और इस चैप्टर के ऊपर कंफर्ट चाहिए, जो नोटबुक में लिख रहे हो उतना रीड कर लो, एटलीस्ट एक चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा, यू विल नो बेयर मिनिमम इतना आना चाहिए। फिर मैं आपको एडिशनल पार्ट जो बुक से पढ़ना ही है वो भी मार्क करवा के दूंगा, जो आपने सेकंड स्टेप के अंदर पढ़ना चाहिए आइडियली। दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू प्रिपेयर फ्रॉम आईसीआई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। स्पेंड 2 minutes, रीड दीज 4 points, देन वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन। डन। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो एक्चुअली बढ़िया है, दिमाग लगाना चाहिए। ये बोलता है स्ट्रेटेजी शुड बी अ मिक्सचर ऑफ 2 aspects। व्हेन यू मेक अ स्ट्रेटेजी, आपने थोड़ा डेलिबरेट या प्रोएक्टिव होना चाहिए। हैव इट द वर्ड प्रोएक्टिव? समवन हु इज ट्राइंग टू थिंक व्हाट विल वर्क इन द फ्यूचर, व्हाट विल नॉट वर्क इन द फ्यूचर, हाउ थिंग्स कैन चेंज इन फ्यूचर। उसके हिसाब से इन प्रेजेंट यू टेक एन एक्शन। दैट मीन्स आप थोड़ा सा फोरकास्टिंग करके, प्रिडिक्ट करके, एनालिसिस करके अभी डिसीजन लेना चाहेंगे जिसका फायदा आपको आने वाले समय में मिलेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड आपको मैं बार बार बोलता रहता हूं, ESG। हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड? एनवायरमेंट एंड सोशल गवर्नेंस। दैट इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेस हो जाएगा आने वाले 5-10 साल के अंदर। मैक्सिमम 10 ईयर से उससे ज्यादा नहीं लगेगा आइडियली, अगर आप मुझे पूछेंगे। एक बिजनेस के अंदर जब हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपने सुना होगा एक वर्ड, ट्रिपल बॉटम लाइन। याद आ रहा है क्या? 3 P's। वन इज कॉल्ड एज प्रॉफिट, सेकेंड इज कॉल्ड एज प्लैनेट एंड पीपल। तो ESG बेसिकली आपके इन तीनों पीस के अराउंड है। ESG बोलता है कि एज अ बिजनेस यू मेक मनी, दैट इज नाइस, बट यू मेकिंग मनी शुड नॉट नेगेटिवली इंपैक्ट द ओवरऑल योर ग्लोबल एनवायरमेंट। It should not negatively impact the people around you. It should not negatively impact the resources what you are consuming. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, see let's say you are Reliance, you can afford to buy whatever you want to buy, that means you are exploiting and buy whatever you want to buy. It's just that you can afford, that does not mean you should waste. I hope you're understanding this. So basically these companies have a new report card का checklist कि आप फाइनेंशियली बढ़िया कर रहे हो, वो अच्छा चीज है। आप फाइनेंशियली बढ़िया करने के साथ साथ में एनवायरमेंट को कितना डैमेज कर रहे हो, आप उसके साथ साथ में कैसे अपने आप को सेल्फ सस्टेनेबल बना रहे हो, आप कैसे फ्यूचर के अंदर ये इंश्योर कर रहे हो कि रिसोर्सेज का कंजम्पशन कम से कम किया जाए। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूं आपसे, थिंक अबाउट इट। एक कोई भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो आपको एक 2 व्हीलर बेच रहा होगा, 4 व्हीलर बेच रहा होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंड ऑफ लाइफ साइकिल। एंड ऑफ लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। मैंने एक 2 व्हीलर बनाया, 4 व्हीलर बनाया, आपको बेचा। इंडिया में हम रजिस्ट्रेशन 15 साल का करते हैं, 15 साल आपने चलाया, बराबर है कि नहीं है? लेट्स से मेरे को 15 साल के बाद डिस्कार्ड करने का है, वेयर शुड आई गो? इट्स अ वेरी टफ प्रोसेस, वी डोंट थिंक अबाउट इट, बिकॉज उसके बाद चला लेंगे ना, किसी को बेच देंगे, वो चला लेगा, वो किसी को बेच देगा, वो चला लेगा, लास्ट में कुछ नहीं हुआ तो सोसाइटी के बाहर छोड़ देंगे। अरे बराबर है कि नहीं है? इतनी बुरी कंडीशन में होगा, कोई लेके नहीं जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? या स्क्रैप में किसी को बेच देंगे बट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। अरे यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? देयर आर चैलेंजेस। डोंट यू थिंक ये काम मैन्युफैक्चरर का है, उसने मैनेज करना चाहिए। दे शुड हैव अ प्रॉपर मैकेनिज्म दैट वंस द लेट्स से लाइफ ऑफ दैट प्रोडक्ट इज डन, आई शुड हैंड इट ओवर टू यू। उसका जो भी स्क्रैप वैल्यू तो मेरे को दे दे। सिमिलरली स्मार्टफोन, यू बाय एन आईफोन और आपको लगता है 5 साल चलेगा, 5 साल के बाद क्यों मेरे को जाके कैशिफाई पे बेचना चाहिए? अगर मेरे को अपग्रेड करके वही खरीदना है, व्हाई नॉट गो टू एप्पल स्टोर, टेल देम गिव मी द राइट प्राइस। प्रॉब्लम क्या है? राइट प्राइस इज सब्जेक्टिव। बराबर है कि नहीं है? बट इफ द मैन्युफैक्चरर कैन नॉट डिसाइड द राइट प्राइस, हु ऑन अर्थ इज राइट टू डिसाइड दैट? अरे मैन्युफैक्चरर को मालूम है ना उसने क्या यूज किया है, उसको मालूम है ना उसके हर कमोडिटी का आज का भाव क्या है, वो आज भी वो धंधा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्यों नहीं वो एक फिक्स प्राइस डिफाइन कर सकता है? ये तेरा 14 है ना, 14 का 5 साल का वैल्यू $200 है, खत्म बात।
आज अगर आप ये स्मार्टफोन बेचने के लिए जाते हैं, कैशिफाई वाला जो अपना फैंसी बिजनेस मॉडल है इंडिया के, आपके पास आएगा, कैमरा को ऐसे देखेगा, वैसे देखेगा, ऐसे से क्लीन करेगा, फोटो स्क्रीन पे ऐसा आ गया। अरे इट इज यूजलेस, इट जस्ट अ ट्रिक टू बार्गेन विथ यू कि मैंने फेयर वैल्यू 30 बोल दिया था, तो 25 में दे देगा, 30 में बेच के 5,000 कमा लेगा। मैं उसका बिजनेस मॉडल है। व्हाई शुड आई बी हैरेस्ड फॉर दिस? द प्रोसेस विल चेंज, इट्स ऑलरेडी चेंज, इट्स जस्ट दैट इंडिया में नहीं था। यूएस ऑलरेडी हैज दिस इन एप्पल। यू गो देयर, सिर्फ तुम्हारा प्रोडक्ट डालने का, वो देखेगा भी नहीं, वो बोलेगा ये रख दे, $200 इसका वैल्यू है, नया खरीद 200 माइनस कर लेके जा। दूसरा चीज, चल अलग प्रॉब्लम, मैंने प्रोडक्ट खरीदा, खरीदने का अब वो आता है ना आजकल इतने वैरायटी, मोर वैरायटी बिगर द चैलेंज, हाउ टू मेक द बेस्ट डिसीजन। यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जितना ऑप्शन है उतना ज्यादा मुश्किल है डिसीजन लेना। आपने मेरे को 3 ऑप्शन दिए, 14, 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स, उसका मैक्स अगला वाला कोई आ जाए फॉर एग्जाम्पल। अब मैं कैसे डिसाइड करूं मेरे लिए सही क्या है? 15 मिनट में बहुत सोचा मैंने, लास्ट में ये बाई किया, घर पहुंचा, रास्ते में लग रहा नई स्क्रीन छोटी है यार, फिर चेंज करने का है, फिर से उसके पास गया, लेगा क्या वापस वो फोन? यूएस में लेगा। Rather, not just the same store, go to any store of Apple. Other state, not the same state. No questions asked. Logical है. Why? Because this is nothing but exploiting the customer. Why not? There should be rules and laws जो इसे बदल दे. Thought provoking है, but logical है. Obviously, as a developing country, we are afraid to talk about it. As a developed country, we have nothing more as a problem to talk. You have to find new problems. You're understanding? तो उनके ये थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स कहलाते हैं आइडियली, कि यार फोन का स्क्रीन साइज छोटा हो गया, ये बहुत बड़ा हो गया, ये तो मतलब अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं अपने, तो उनके इसमें ऐसा नॉर्मल है। बट जस्ट इमेजिन, अगर दुनिया के सबसे बड़े कंपनीज ये नहीं करेंगे, दोज हु हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्जिन्स, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अ स्मॉल स्केल बिजनेसमैन? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। सो ईएसजी चाहता है इनडायरेक्टली ऐसे नॉर्म्स बनाए जाए जिससे बिजनेस करने का तरीका सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव इज जस्ट वन ऑब्जेक्टिव, देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑब्जेक्टिव्स एज वेल जो हमने कंसीडर करने चाहिए। तो सर, आज जब मैं बिजनेस के अंदर नया प्रोडक्ट बनाता हूं, क्लासिक एग्जांपल बोलता हूं, मतलब सिर्फ प्योरली थॉट प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी एप्पल कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, वो हमेशा बोलता है बेस्ट आईफोन एवर, नहीं होता, हमको मालूम है ये चीज, वी आर अवेयर, डोंट टेल मी मीम्स। इंपॉर्टेंट क्या है, वो हमेशा जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, वो बार बार ये बोलेगा दिस प्रोडक्ट इज मेड अप फ्रॉम 70% सस्टेनेबल मटेरियल। ये जो बॉक्स है वो 100% सस्टेनेबल है। वो आपको सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करेगा, क्योंकि अगर वो बात नहीं करेगा तो उसके कंपनी को वो वैल्यू नहीं मिलेगा जो वैल्यू आज मिल रहा है। बिकॉज अब इन्वेस्टर्स आपका प्रॉफिट मार्जिन नहीं दिखता है, अब इन्वेस्टर प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ में व्हाट आर यू डूइंग टुवर्ड्स एनवायरमेंट, सोसाइटी, कंप्लायंसेस, वो सब चीजें मेरे लिए क्या बन गई है, इक्वली इंपॉर्टेंट बन गई है। इसीलिए आप हर प्रोडक्ट लॉन्च में ये चीज ऑब्जर्व करेंगे, यार आज की तारीख में आप फॉरगेट अबाउट एप्पल, बहुत दूर हो गया। बेस्ट पार्ट, क्लासिक एग्जांपल, इस बार तो मैं शॉक ही हो गया। मतलब आई एम बीन रीडिंग आरआईएल का एनुअल रिपोर्ट, वन एनुअल रिपोर्ट जो मैंने सिंसियरली रीड किया इतने सालों से, वन इज आरआईएल। मतलब बाकी में रीड करेगा, एक आध बार 1-2 साल बीच में स्किप हो जाएगा, इंटरेस्ट के ऊपर होता है यार, कोई इंडस्ट्री अच्छा नहीं लग रहा, नहीं पढ़ेगा। अभी आदमी का दिमाग भी रहता है ना कि अभी मेरे को ये अच्छा लग रहा है तो मेरे को पढ़ने का है। बट आरआईएल का एनुअल रिपोर्ट में एक खतरनाक चीज बोलता हूं, आज के 7 से 8 साल पहले ईएसजी के ऊपर 5 पैराग्राफ होते थे टोटल पूरे एनुअल रिपोर्ट में। 150 till 224. Look at the number. It is more pages than financial reports. Because one fine day I realize मेरे को जियो नैस्डैक पे लिस्ट करना है। क्यों नहीं कर सकता? जब अलीबाबा चाइना से बिजनेस ऑपरेट करके यूएस में लिस्टिंग कर सकता है, मैं जियो क्यों नहीं लिस्ट कर सकता? रादर मैं यूएस का इन्वेस्टर तो लेके आया था। अरे बराबर है कि नहीं है? अब मैं अगर यूएस के स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करने के लिए जाएगा तो डोंट यू थिंक मेरा इन्वेस्टर वहां का लोकल बंदा रहेगा? अरे बराबर है कि नहीं है? उनके मार्केट का फ्रेंजी और पागल है, मतलब वो पागलपन है उधर। मतलब इफ इट फॉल्स इट फॉल्स, चाहे तो फेसबुक है, गूगल है, एप्पल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
इफ इट इज नेगेटिव, रीड अबाउट गूगल का स्टॉक फॉलिंग टू 30%, 40%, फेसबुक फॉलिंग 50%, आधा हो गया था। आपने कोई गलती किया किसी भी कंट्री में, उधर कोई छोड़ता नहीं है, चाहे तो कोई सा भी कंपनी है, वहां उस कंट्री में टू बिग टू फेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एनीवन कैन फेल। बात समझ में आया क्या? मतलब दे आर वेरी सीरियस एंड मेच्योर्ड मार्केट कंपेरेटिवली, एंड बिकॉज ऑफ सो मच मनी कमिंग फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहां पे पीनलाइजिंग फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है। अब अगर सोचो मैं जियो को लिस्ट करने के लिए जाएगा, वहां का पब्लिक क्या बोलेगा? पैसा कमा रहा है, अच्छा बात है, ईएसजी किधर है? कि जो पैसा मैं एप्पल को अलोकेट कर रहा है, तू जाता है थोड़ा पैसा मैं जियो को अलोकेट करे, क्यों अलोकेट करे? अरे देखो, हमको लग रहा होगा हु थिंक्स अबाउट एनवायरमेंट, समवन हु हैज लॉट ऑफ मनी हैज टू थिंक ओनली अबाउट एनवायरमेंट नाउ। प्लीज अंडरस्टैंड, you can't understand right now, but I'm telling you, someone who is sitting with lot of money, उसके problems ये है ही नहीं कि रोड में गड्ढा है, क्योंकि उसको फील ही नहीं हो रहा है, because of the good car. You're understanding that? वो थोड़ा बड़ा, मैं आपको लिख के बोलता है, give it 5 years, यूरोप के अंदर जो माइनिंग होता है बैन हो जाएगा, कंफर्म। यूरोप तो वो एक रीजन है दुनिया का, कुछ भी डैमेज कर रहा है उसको समझता बाद में, बैन पहले करता है, और उसमें बोले कितना भी पैसा फर्क नहीं पड़ता। एंड मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज आर सो रिच बाय डिफॉल्ट दैट दे रियली डोंट केयर अबाउट बिजनेसेस ऑनेस्टली, अनलेस लॉबिंग हो जाए, पॉलिटिशियंस कंट्रोल में आ जाए, यू नो व्हाट आई मीन, राइट? तो बात अलग है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, अदरवाइज इट डजंट मैटर। सो इफ यू थिंक अबाउट इट फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, डोंट यू थिंक इट्स अ प्रोएक्टिव अप्रोच दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट 5 years and 10 years? आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। मतलब प्रोएक्टिव का मतलब है मैं पहले से सोचने का ट्राई कर रहा हूं, आने वाले टाइम के अंदर क्या मेरे लिए सही रहेगा, मैं डेलिबरेटली उसके अराउंड प्लान बिल्ड कर रहा हूं। दिस अप्रोच वर्क्स रियली वेल फॉर बिग कॉन्ग्लोमेरेट, जो बड़े बिजनेसेस हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये हो गया एक प्रोएक्टिव पार्ट। अभी आईसीआई ने क्या लिखा है बताऊंगा, डरना मत, बट ये मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूं। दैट इज वन प्रोएक्टिव। सेकंड इज कॉल्ड इज रिएक्टिव। अब सर आपने कोई भी स्ट्रेटेजी लगाया होगा, वो स्ट्रेटेजी लेट्स से वर्कआउट नहीं हो रहा है, आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो देना पड़ेगा ना यार। यू कांट बी लाइक कि नहीं मैं कुछ भी नहीं करेगा, मतलब यू हैव टू कम अप विद अ न्यू वे। लाइक सिंपल एग्जांपल, व्हेन जियो हैपेंड, एयरटेल ने क्या किया? प्राइस कम किया ना, कुछ टाइम के लिए यूजर का जो रेट सा कम कर दिया कि नहीं कर दिया? आइडियली एडवर्टाइजिंग में पैसा कट डाउन कर दिया, क्योंकि जब तक जियो ऐड कर रहा करके फायदा नहीं है, पहले उसको जितना मार्केट से खाना खाने दो। Once it is done, then we will enter once again कि हमको कैसे थोड़ा सा सिचुएशन को ठीक करना पड़ेगा, रिबिल्ड करना पड़ेगा। सो सर वन इज कॉल्ड एज प्रोएक्टिव, सेकंड इज कॉल्ड एज रिएक्टिव। दोनों अप्रोच इक्वली इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी शुड बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ, स्ट्रेटेजी शुड बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ। कहीं कहीं पे कुछ ऑथर्स, अब इन्होंने भी कॉपी पेस्ट किया है ना बहुत अलग अलग ऑथर से, कोई ऑथर ने बोला सिर्फ प्रोएक्टिव होना इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने कुछ कुछ जगह पे प्रोएक्टिव वाला सेंटेंस कॉपी करके लिखा है, बट एक्चुअली इन्होंने खुद ही ये भी बोला है दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग ऑथर से जब कॉपी पेस्ट करते हैं ऐसा हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज बीइंग प्रोएक्टिव एंड व्हाट इज बीइंग रिएक्टिव फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल पॉइंट ऑफ व्यू। आइए आपका मॉड्यूल क्या बोलता है, मजेदार है, यहां लैंग्वेज बढ़िया है। आइए, स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, प्रोएक्टिव भी होना चाहिए एंड रिएक्टिव भी होना चाहिए। पहले आपको रिएक्टिव पढ़ाते हैं, इमीडिएटली एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। रीड दिस। Not every strategic move is the result of proactive planning. मतलब हर चीज proactive नहीं होता है. Things happen that cannot be fully anticipated or planned for. मतलब there is something in the global economy जिसके लिए आप prepared नहीं थे, जिसके लिए आपने प्लान नहीं किया होगा। देखो, when market and competitive conditions takes an unexpected turn, मतलब not working out properly, then sir आपको किसी न किसी तरीके का strategic reaction देना पड़ेगा, या क्या करना पड़ेगा? adjustment करना पड़ेगा। It can be a corrective action, it can be a adjustment, or it can be completely accepting that this strategy is not working. I have to come up with a better plan of action. मतलब कभी कभी आपका स्ट्रेटेजी कंप्लीटली फेल भी हो सकता है, तो उस केस में आपको ये एक्सेप्ट भी करके चलना पड़ेगा। कि आपको रिएक्टिव पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? नंबर ए है, स्पेंड 1 मिनट, रीड पॉइंट नंबर ए शांति से एक बार के लिए, क्या बोलता है। ये एकदम लॉजिकल है, पॉइंट नंबर बी और लॉजिकल लगेगा। हेंस
कुछ पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज डेवलप्ड एज अ रीजनड रेस्पॉन्स टू अनफोर्सिन, मतलब सर कुछ ना कुछ लॉजिकल रीजन रहेगा, कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ जो आपको लगता है आपके एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड चले गया, आपको रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड एज योर, यू कैन से रिएक्टिव पार्ट. ये सिर्फ रिएक्टिव वाला पार्ट है कि हम कभी कभी रिएक्ट करेंगे क्योंकि चीजें वैसी नहीं हुई है जैसे हमने सोची थी, या हम वो प्लान ही नहीं कर पाए, या वो हम फोरकास्ट ही नहीं कर पाए हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. क्लासिक एग्जांपल इज कोविड. फॉर लॉट ऑफ बिजनेसेस ऑब्वियसली बिजनेस के प्लान्स रहेंगे 2025 तक ये अचीव करना है, बट आई एम श्योर फॉर 2.5 years उनका काफी प्लान बैकवर्ड चले गया होगा, या बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर वेस्ट हो गया होगा. क्लासिक एग्जांपल टाटा मोटर्स भी था. हर क्वार्टर बाय क्वार्टर भर भर के इंपेयरमेंट लॉस बुक कर रहा था, क्योंकि उन्होंने जितना पैसा अपने जेएलआर पे खर्च कर दिया उतनी गाड़ियां बेच ही नहीं पाए. उतनी गाड़ियां नहीं बेच पाए तो इनडायरेक्टली मेरा R&D का जो खर्चा है वो रिकवरी नहीं हो पाएगा. एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि जो सेम टेक्नोलॉजी मैंने 2012 में बनाई थी 2022 में बेच के चलेगा. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हर 3 साल के अंदर सब चीज बदल रहा है आज की तारीख के अंदर, एंड आने वाले 10 साल में तो इतना बदल जाएगा कि हमारे लिए एक्सपेक्ट करना और भी मुश्किल हो जाएगा. डिड यू सी द लॉन्च ऑफ साइबर ट्रक वंस अगेन? 2 या 3 दिन पहले आया टेस्ला का. सबसे स्ट्रेसफुल मेरे को क्या लगा, पहली बार देर इज नहीं, वो गनमन दोनों ने चला लिया, एक बार गलती हुआ, बार बार थोड़ी होगा यार. यू नो लास्ट टाइम क्या हुआ था? होशियारी करने के लिए गया एंड देन ज्यादा होशियारी हो गया, कासपुटी गया था एक्चुअली के अंदर. दिस टाइम दे डिड अ टेस्टिंग. उन्होंने वो बिहाइंड द सीन का वीडियो भी डाला है, तुमने देखा है क्या? बिहाइंड द सीन का वीडियो दैट एक्चुअली एक गन के थ्रू उन्होंने गोलियां चलाई है, एंड देव शोड अ क्लोज कि कैसे वो आपका बुलेट हिट करता है एंड क्रैश हो जाता है. मतलब द मेटल इज सो नाइस, द बिल्ड क्वालिटी इज सो गुड दैट आपका जो बुलेट है वो भी खत्म हो रहा है, वो ट्रक को कुछ नहीं कर पा रहा है. अब वो उन्होंने BTS कल या परसों लॉन्च किया था आइडियली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. But the worst is not this. Now, have you heard of a company Porsche? They have been making iconic cars for years. बराबर है कि नहीं है? मैंने एक वीडियो देखा जिससे मेरा दिमाग ही खराब हो गया. Porsche 911 का रेस कर रहा है साइबर ट्रक से, एंड साइबर ट्रक उसको बीट कर रहा है. वेयर वो साइबर ट्रक ऑलरेडी एक और Porsche को कैरी कर रहा है साथ में. मतलब विद मोर वेट इट बीट्स दैट. इट इज डिजास्टर. मतलब पीपल हैव स्पेंड ईयर्स ऑफ देयर लाइव्स टू क्रिएट अ प्रोडक्ट. You're understanding that, but with just a simple better technology you are just getting done. मतलब जो years का legacy है वो, मतलब वो देखने के बाद एक just imagine a Porsche owner, मतलब it's a very expensive car, वो owner सोचेगा shit मैंने क्या कर दिया. And Cybertruck starts with 40 lakh rupees, $60,000 यार. उनके कंट्री के हिसाब से कुछ भी नहीं है. Honestly, अपने तरफ से कुछ भी नहीं. सफारी का प्राइस उतना हो गया, फॉर्च्यूनर तो महंगा Cybertruck से. अरे या आई मीन दैट $60,000 स्टार्टिंग प्राइस है. इट्स अ जोक बट इट्स रियलिटी. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. सो यू अंडरस्टैंड द रिएक्टिव पार्ट आइडियली. सो आई एम श्योर दीज कंपनीज विल हैव टू आल्सो फाइंड अ वे कि हम कैसे इस चीज को क्या करेंगे, फाइट बैक करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे. अब पढ़ते प्रोएक्टिव. ये आपको मस्त बाउंसर जाने वाला है. ट्राई करोगे खुद से एक बार, इधर मजा आएगा. आई वॉन्ट एवरीवन टू रीड पॉइंट नंबर A एंड B. लेट्स सी कोई इंटरप्रेट करके मेरे को समझा सकता है क्या? बढ़िया चीज है. उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट लिखा हुआ है, नॉट रॉन्ग बट वियर्ड. I'm going to ignore. Anyone? Sir, it's been 11 hours. You are trying to trouble us now. Why are you doing this to us? Anyone? It's not that difficult also. ऐसा कुछ भी नहीं है. बस तुमको ICI वाला घटिया तरीका चाहिए कि उनके हिसाब से सोच के मस्त समझ लेंगे 1 मिनट के अंदर, तो समझ जाएगा. ये क्या बोलता सुनो. कोई आपको नया स्ट्रेटेजी बनाने का है. एक एग्जांपल, मतलब बहुत घटिया, बट जस्ट इमेजिन. लेट्स अज्यूम टाटा मोटर वांट्स अ न्यू इलेक्ट्रिक टाटा नैनो. अज्यूम अ सिचुएशन. लेट्स थिंक अबाउट, थोड़ा वाइल्ड सोचते ना कुछ अलग, कि टाटा नैनो को इलेक्ट्रिक वर्जन बनाने का है. जस्ट इमेजिन. वो सबसे पहले क्या सोचेंगे कि जब ओरिजिनल टाटा नैनो बनाया था तब क्या सोचा था.
अरे बराबर है कि नहीं है? दैट वॉज वन ऑफ दी यू कैन से प्रोजेक्ट्स विच इज वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ मिस्टर रतन टाटा. उन्होंने बहुत इंटरव्यूज के अंदर स्पेसिफिकली बोला भी है आइडियली. एंड दे सेड दैट इट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट व्हाट दे टुक अंडर हैंड. एंड आइडियली वो एक्चुअली जो 1 लाख के अंदर का प्रॉमिस था फुलफिल भी नहीं कर पाए थे, बिकॉज इट नेवर was sold below 1 lakh rupees. It was always sold above 1 lakh. जो उतना सोचा था उन्होंने कॉस्ट को कम कर पाएंगे उतना कर भी नहीं पाए थे, उतना बढ़िया बिल्ड क्वालिटी बना भी नहीं पाए थे. एंड एक तरीके से वो शायद प्रोजेक्ट इतना परफेक्ट हुआ भी नहीं था. इट काइंड ऑफ फेल्ड. जो उनका थॉट प्रोसेस था दैट इन इंडिया मेजोरिटी पीपल हैव 2-wheeler एंड दे ट्रैवलिंग विद द फैमिली, व्हाई नॉट एट द प्राइस ऑफ अ गुड 2-wheeler यू शुड गेट अ 4-wheeler. That was a thought process. I don't know whether you know this. That was a thought process. And it did not work out maybe the way they had visioned it ideally. तो मेरा पॉइंट क्या है? जस्ट इमेजिन अब तुमको कुछ नया तूफानी करने का है, तुम बोलता है अगर अपना मिनी कूपर चल सकता है, समझ लो मेरा बात, तो हम थोड़ा सा एक फ्यूचरिस्टिक टाटा नैनो का ईवी बनाते हैं. समझ लो मेरा बात? क्यों नहीं उसको बेचेंगे एटलीस्ट 5 से 7 लाख के अंदर. तो अगर मिनी कूपर 50 लाख में बेच सकता है, 50 लाख में आता है मिनी कूपर ईवी वर्जन, अगर 50-60 लाख में बेच सकता है, मैं 5-7 लाख में नैनो तो बेच सकता है कम से कम एटलीस्ट, अगर मैं उतना ब्यूटीफुल कार बना दूं तो. ये सब मेरा सोचना है, ऐसा कुछ है नहीं. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. तो अगर मैं ऐसा कोई अनरियलिस्टिक चीज करने के लिए जाएगा, मतलब अनरियलिस्टिक इज नॉट द राइट वर्ड, कुछ नया चीज करने के लिए जाएगा, सबसे पहले क्या सोचेगा? जब हमने ऐसा कोई प्रोजेक्ट पहले स्टार्ट किया था, what worked in our favor and what did not work. What worked should be copy pasted once again. And they are saying proactive is a combination of two. आपके पास्ट में जो सही था, जो स्ट्रेटेजी परफेक्ट काम की थी, उसे आप एज इट इज लेके आओ. एट द सेम टाइम थोड़े नए आइडियाज, थोड़ा इनोवेटिव तरीका उसमें ऐड करो. मे बी वो एक परफेक्ट रेसिपी रहेगा नए प्रोजेक्ट के लिए, नए स्ट्रेटेजी के लिए. दिस इज कॉल्ड एज बीइंग प्रोएक्टिव. दे बिलीव प्रोएक्टिव इज नॉट जस्ट इनोवेशन, इट इज नॉट जस्ट न्यू एलिमेंट. दे आर सेइंग इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड प्लस न्यू. दोनों चीजें साथ साथ में अगर आप यूज करेंगे तो शायद आप बेहतर फोरकास्ट कर पाएंगे, शायद आप बेहतर प्रिडिक्शन करके स्ट्रेटेजी को लगा पाएंगे. दिस इज प्रोएक्टिव अकॉर्डिंग टू देम. रीड विथ मी, समझेगा. देखो, कंपनीज करंट स्ट्रेटेजी, जो आप नया स्ट्रेटेजी बना रहे हैं आज की तारीख में, इट विल फ्लो, मतलब इसके अंदर किस किस चीज का इंपैक्ट आता है? बोथ प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस एंड अप्रोचेस जो आज भी अच्छे से काम कर रही है. कुछ आपकी पुरानी स्ट्रेटेजीज होगी जो आज भी बढ़िया से काम कर रही है, एंड दे आर वर्किंग वेल इनफ कि मैं उन्हें कंटिन्यू करूं. They are working well enough to merit continuation. मतलब वो मेरे को आर्ग्यू करके बोल रहा है, जब ये स्ट्रेटेजी लास्ट 20 साल से चल रहा है तो अब क्यों नहीं चलना चाहिए. मतलब वो स्ट्रेटेजी, फॉर एग्जाम्पल मारुति, अगर वो बोलता है कि अगर मैं इंडिया में गाड़ी बेचने के लिए एक सेलिंग पॉइंट था कि रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट मिनिमल है, दैट वाज अ सेलिंग पॉइंट, क्यों नहीं मैं मारुति के नाम पे और 10 टाइप का गाड़ी बेचने का ट्राई करेगा. मारुति ने अपने आप को रिपोजिशन कर लिया. अब मारुति ऐड बनाता है, दैट इज द बिगेस्ट जोक. मैं पहली बार जब देखा मेरे को हंसी आई एक बार, दैट दे आर द लीडर फॉर एसयूवीज. हाँ, उनका एडवर्टाइजमेंट आता है, मारुति एज अ एसयूवी. द वन हु हैज बीन फॉलोइंग मारुति फॉर लास्ट 15-20 years, you will actually smile for 2 minutes. How can this happen? Maruti was always a Maruti. You're understanding? But can I say, उन्होंने अपने आप को रीडिफाइन किया, नया ब्रांड बिल्ड किया, उसके अराउंड चीजों को पिवोट किया एंड चीजों को चेंज किया, और लोगों से प्रीमियम प्राइस चार्ज करने का यू कैन से एक तरीके से कैपेबिलिटी बिल्ड किया. इसीलिए आज वो नेक्सा बना के प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहे हैं. मजाक नहीं कर रहा, वो आज अपने आप को बोलता है मैं सबसे ज्यादा एसयूवीज बेचता हूं, और सही भी है, क्योंकि मारुति से ज्यादा गाड़ी तो क्वांटिटी में कोई बेचता ही नहीं है ना. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस. जो फैक्ट है वो है. Ideally, you can't beat them in terms of quantity for sure. तो can I say, वो किसी भी सेगमेंट में अगर एंटर करेगा, अगर अपने आप को पोजीशन करे, वो क्या बोलेगा? अभी तुमने नोटिस किया क्या, मारुति ने इनो का भी अपना खुद का वर्जन बनाया. कौन सा गाड़ी है वो? नहीं, XL6 नहीं, उसके बाद एक नया गाड़ी है विच इज अ कॉपी पेस्ट ऑफ इनोवा. अरे अर्टिगा नहीं, अरे ग्रैंड विटारा भी नहीं है यार. हाँ, इन्विंटो बराबर है. See, basically, it's a collaboration indirectly between Toyota and Maruti. तुम एक काम करो, अच्छा बलिनो बनाते हो, वो हमको बना के दे दो, हम वो नहीं बना सकते, तो हमारा ग्लांजा आपका बलिनो है. अरे हाँ या ना?
फिर आपको बोला तुम्हारा इनोवा बढ़िया है, तुम वो बना के दे दो, समझ रहे हो मेरा बात, हम थोड़ा सस्ता बेचेंगे बट हमारे नाम पे बेचेंगे, समझ रहे हो क्या मेरा? आई एम श्योर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर इट हैज सर्टेन कंडीशंस के आइडियली हम कब बेच सकते हैं, किस प्राइस पे बेच सकते हैं, बिकॉज टोयोटा इज नॉट इंटरेस्टेड इन इंडिया. Rather, Honda, Toyota, Japanese car makers are not interested in India because they realize it's tough to understand and to sell what they want because the people keep on changing. हम पहले Honda City बना के बेचो, पागल हो जाते थे लोग, समझ रहे हो मेरा बात? Now today people don't care about Honda because it's so simple. And who likes simple? You would like MG which has all the features, sunroof खुल जा, you know what I mean, right? हालांकि उसके बाद देखेगा कि I don't understand, but still sunroof खुलना तो चाहिए बोलने से. I hope you. मारुति बोलता है मैंने तो सनरूफ बना के बेचा ही नहीं थे साल तक जिंदगी में, क्योंकि उसने सोचा सनरूफ का करोगे क्या, 70,000 रुपए कॉस्ट कम हो जाएगा, सस्ता गाड़ी बेचूंगा, यू विल बी मोर हैप्पी. दैट वाज अ थॉट प्रोसेस. सो प्रोएक्टिव इज आज तक आपने जो किया था वो क्या सही तरीके से चलते आया, एज वेल एज newly initiated managerial. So it's a combination of old plus new. मतलब पुराने strategies जो perfect काम कर रहे थे वो भी लो, प्लस कुछ नए मैनेजीरियल इनिशिएटिव या डिसीजन जो आपको लगता है आपके पोजीशन को और क्या कर देंगे, स्ट्रेंथन कर देंगे, मतलब आपको और स्ट्रांग बना देंगे. दोनों का कॉम्बिनेशन ये बोलता है इज अ प्रोएक्टिव रिएक्शन. मतलब सर जब आप प्रोएक्टिव तरीके से सोचेंगे तो आप इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन सोचेंगे. एंड सर कभी कभी स्ट्रेटेजी बनाने के बाद में things will not work out the way you had originally planned, so you will have to come up with a reactive decision. That means you have to change your strategy or maybe take corrective action. This is a combination of proactive and reactive. डरो मत, कल मैं लिखवा के दूंगा. आज थोड़ा मतलब समझ में आया क्या? Technically this marks the end of the word strategy. From Monday, we will start with strategic management, its advantages and limitations. Are we good? You have a great Sunday. I hope you guys मजे करो, आराम से enjoy करो. I'll see you on Monday. Thank you guys. Bye bye. मतलब स्टार्टिंग टाइम के लिए तुम लोग कोई पंक्चुअल नहीं हो, पर लेक्चर एंडिंग टाइम तो पंक्चुअल है. शक्ल 7:15 की 1 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, क्या कर रहा है ये? भाई इसके मन में कि लिखवाने का तो नहीं है, मुश्किल हो जाएगा. कैसे हो यार? चलो आई विल सी यू टुमारो गाइस. बाय बाय.